कलीम उल्लाह। आज हम बात करेंगे तुर्की में चावल का बिजनेस कैसे किया जा सकता है, इसका तरीकाकार क्या है। हमारे साथ हैं अली अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम कलीमुल्लाह। मैं ठीक हूँ, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ। सर आप हमें बताएं कि तुर्की में चावल का बिजनेस कैसे किया जा सकता है, इसका पोटेंशियल क्या है। जी कलीमुल्लाह, आज का टॉपिक बहुत अच्छा है बहुत शुक्रिया और सर। स्पेशली हमारे पाकिस्तानी भाइयों के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने जा रहा है, क्योंकि राइस जो है पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी प्रोडक्ट है जो पाकिस्तान जो है एक्सपोर्ट करता है, और स्पेशली बासमती राइस। तो इस हवाले से अगर हम देखते हैं तो टर्की में जो है बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करना चाह रहे हैं कि टर्की में कौन से चावल का पोटेंशियल है और आप किस तरह से टर्की में एक्सपोर्ट कर सकते हैं या चावल इंपोर्ट कर सकते हैं, और उसके साथ साथ चावल का होलसेल का बिज़नेस कैसे कर सकते हैं। टर्की की लोकल जो प्रोडक्शन कौन सी है और उसके साथ साथ टर्की कितना वॉल्यूम जो है इंपोर्ट करता है। तो इस सारे हवाले से अगर हम देखते हैं तो टर्की में तकरीबन आप ये देखें 8,30,000 टन जो है 8,30,000 टन सालाना एनुअल प्रोडक्शन होती है चावल की टर्की में, और जिनमें से 5,50,000 टन जो है ये सालाना इंपोर्ट करता है चावल। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं तकरीबन 14 लाख टन टोटल जो है इसकी कंजप्शन है, जिसका 60% जो है चावल वो टर्की के अंदर ग्रो होता है, प्रोड्यूस होता है। बाकी 40% जो है ये सारा इंपोर्ट किया जाता है, और इंपोर्ट करके जो चावल की डिमांड है, या इसकी जो आप समझ लें कि चावल की डिमांड है वो पूरी की जाती है, लोकल डिमांड पूरी की जाती है। तो टर्की में पहले तो ये था कि टर्की के अंदर जो आप ये देखते हैं कि चावल की दो तीन किस्में हैं, जैसा कि आप बासमती चावल लेते हैं, नॉन बासमती चावल लेते हैं, और इसके अलावा जो तीसरी राउंड जो आ जाती है। तो अगर हम इसकी ग्रेन के हिसाब से लेते हैं तो शॉर्ट लेंथ चावल होता है, मीडियम लेंथ होता है, और लॉन्ग लेंथ चावल होता है। तो इस तरह शॉर्ट लेंथ को हम राउंड चावल भी बोलते हैं। तो पाकिस्तान में तो दो किस्म ज़्यादा जानी जाती हैं, जैसे कि बासमती है और नॉन बासमती है। तो टर्की में जो ज़्यादा चावल पहले खाया जाता था, तो आज से 8-10 साल पहले की बात कर रहा हूँ, जब इकोनॉमिकली इतना स्ट्रांग नहीं था टर्की, तो वो नॉन बासमती चावल था। लेकिन जब से ये इकोनॉमिकली स्ट्रांग हुआ है और बहुत से लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं, तो आपको पता है चावल में सबसे महंगी जो किस्म है वो बासमती चावल होता है। तो इस हवाले से फिर आप ये बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन का हिस्सा आप ये कह सकते हैं कि मोर देन 60% लोग जो हैं अब बासमती चावल खाते हैं। और टर्की में टर्किश पुलाव जो होता है वो इसी चावल से बनाया जाता है। और बासमती चावल में भी जो 11-21 जिसे हम कायनात बोलते हैं, 11-21 सेला जो है, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, और टर्की में जो है इसकी डिमांड डे बाय डे बढ़ रही है। तो इस हवाले से हम ये देखते हैं कि अगर तकरीबन 8,30,000 टन लोकली प्रोड्यूस होता है और 5,30,000 टन 5,50,000 टन इंपोर्ट होता है, तो इसका मतलब है कि ये 40% जो टर्की की डिमांड है वो इंपोर्टेड चावल से पूरी होती है। तो पाकिस्तान दो किस्म का चावल एक्सपोर्ट करता है, नॉन बासमती और बासमती। तो इस हवाले से हमारे जो चावल के एक्सपोर्टर भाई हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। वो टर्की में तकरीबन 8 करोड़ आबादी का मुल्क है, और जिसमें 6 करोड़ टूरिस्ट आता है। तो इस तरह से टोटल आप समझ लें कि 8 और 6 14 करोड़ की आबादी या पॉपुलेशन आपका एक अच्छा टारगेट बन सकता है, जिसमें बहुत से रेस्टोरेंट जो है वो यूज़ करते हैं, शादी हॉल यूज़ करते हैं, और इसके साथ साथ जो है आप देख सकते हैं कि जो लोकल कंज्यूमर हैं, घरों के आम जो लोग हैं, वो भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चावल यूज़ करते हैं। और ये एक बेसिक डिश है घरों के अंदर जो सालाना और जो पकाई जाती है रोज़ाना। और जैसे पुलाव जो हमारे यहाँ, इसी तरह से बिरयानी जैसे हमारे यहाँ बहुत फेमस है, तो इसी तरह से यहाँ पर जो है वो टर्किश पुलाव बनाया जाता है, बीफ पुलाव बनाया जाता है, मटन पुलाव बनाया जाता है, और वो खाया जाता जी सर, माशाल्लाह, है। बहुत शुक्रिया सर आपका। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि टर्की के किन इलाकों में चावल पैदा होता है। जी, बहुत से लोग जैसे कि ये समझते हैं कि शायद टर्की में चावल पैदा नहीं होता। जी सर, तो बिल्कुल। उनको ज़रूरत है इस बात को समझने की कि टर्की में तकरीबन 8 लाख 8.5 लाख टन
चावल पैदा होता है। जबरदस्त ये सर। बात और है कि वो नॉन बासमती चावल होता है, उसकी अपनी टाइप्स हैं, 5-6 किस्म का चावल है। जी सर बिल्कुल ठीक लेकिन है। अगर जो लोग टर्की को समझते हैं तो आप ये समझे कि टर्की के ऊपर वाली साइड पर ब्लैक सी रीजन है और मार्मरा रीजन है, इसके साथ नीचे वाली साइड पर मेडिटेरियन सी है और इजमीर वाली साइड पर एजियन सी है। चार जो है इसके समंदर लगते हैं और चारों समंदर अलग अलग, और ब्लैक सी है, मार्मरा सी है, एजियन सी है और मेडिटेरियन सी है। तो इसमें जो ब्लैक सी रीजन है वहाँ पर और मार्मरा सी की रीजन जो है, इन दो रीजन्स में चावल जो है काश्त होता है और पैदा होता है। पहले जो था एजियन सी के अंदर इस रीजन में भी जो चावल पैदा होता था, लेकिन बाद में ये रीजन जो है यहाँ पर टमाटो जिसे हम कहते हैं, टमाटर की काश्त और खीरे की काश्त, कुकम्बर की काश्त वो ज़्यादा होगी, क्योंकि लोगों का जो यहाँ की आबो हवा और रहन सहन था उसको ज़्यादा करता। तो बाद में इस इलाके में कॉटन भी ज़्यादा पैदा होती है एजियन सी में। तो कॉटन हो गया, टमाटर हो गया और खीरा हो गया, इसकी काश्त इस इलाके में ज़्यादा होने लगी, तो लोगों का रुझान इस तरफ हो गया। और दूसरे दो इलाके ब्लैक सी का जो रीजन है और मार्मरा सी की रीजन है, इन इलाकों में जो है चावल अब भी काश्त होता है और तकरीबन 8.5 लाख टन जो है लोकल प्रोड्यूस करके ये लोकल डिमांड को मीट किया जाता है। 40% जो है वो इंपोर्ट होता है, 60% जो है लोकल कंजप्शन जो है लोकल प्रोड्यूस से उसको मीट किया जाता है। जी सर बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि टर्की के अपने चावल की किस्में कौन कौन सी हैं। जी बिल्कुल, बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं। टर्की में बेसिकली नॉन बासमती चावल ग्रो होता है, जी सर। जिसमें ये 4 किस्में बहुत अहम हैं। एक तो उसका जो ब्रांड नेम है रोको के नाम से है, ROCC और रोको। और दूसरा बाल्डो जो है ये टाइप है चावल की, बाल्डो। और तीसरा सरहत 92 जो उनकी अपनी टाइप्स हैं। और उसके साथ साथ अगर आप देखते हैं क्रास्नोडार्स्की जो है, क्रास्नोडार्स्की 424। तो इसी तरह जैसे हमारे बासमती की डिफरेंट टाइप्स हैं, ये उसकी टाइप्स हैं। क्रास्नो डास की 424 है, सरहद 92 है और बाल्डो और रोको, ये 4 किस्म का चावल जो है ये मुख्तलिफ रीजन होता है। ये नॉन बासमती चावल है और ये चावल जो है ये टर्की के अंदर प्रोड्यूस होता है और जिससे वो लोकल डिमांड को मीट करते हैं। जी सर बिल्कुल ठीक है। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या पाकिस्तान से चावल इंपोर्ट करके टर्की में होलसेल बिजनेस किया जा सकता है। जी डेफिनेटली, बहुत से हमारे पाकिस्तानी भाई जो बिज़नेस कर रहे हैं ऑलरेडी, जी उनमें सर। से बहुत से ऐसे लोग पाकिस्तान से चावल मंगवा रहे हैं जिसमें कायनात जो है 11-21 सेला जो है जी सर। वो मैक्सिमम क्वांटिटी में आ रहा है। और उसके साथ साथ नॉन बासमती चावल भी, उसका भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। देखें इस्तांबुल और जो बड़े शहर हैं, मसलन इज़मीर है, इस्तांबुल है, अंकारा है, उसके अलावा अंटालिया है, मर्सिन है, ऐसे इलाकों में जो बड़े शहरों में जो है डिमांड बासमती चावल की ज़्यादा है। जी सर लेकिन बिल्कुल जो सही है। छोटे शहर हैं वहाँ पर नॉन बासमती चावल जो है वो खाया जाता है। तो इसलिए बासमती और नॉन बासमती दोनों के लिए टर्की बहुत अच्छी मार्केट है। जबरदस्त सर। लेकिन हमारे बहुत से भाई जो ऑलरेडी बासमती चावल मंगवा रहे हैं, उन्होंने देखा तकरीबन एक जो 20 फुटा कंटेनर है, इस पे मिनिमम जो मार्जिन है आप देखें, अगर 24,000 केजी इसमें होता है, यानी 24 टन का ये एक कंटेनर होता है। और 1,000 आप रफली पैकिंग और सारा कुछ लगा के, 1 टन 1,000 का तो 24,000, 24 टन जो है 24,000 का हो गया। तो इसमें मिनिमम जो एवरेज मुनाफा है, जो प्रॉफिट है, जो अभी तक हमारी कैलकुलेशन है, 6 से 7 हज़ार जो है वो एक शिपमेंट पर प्रॉफिट आ जाता है, सारे अखराजात निकाल के। और इसकी रिवॉल्विंग डिपेंड करता है कि आपकी मार्केटिंग कितनी अच्छी है और आप कितनी जल्दी इसको सुपर मार्केटों में सेल कर सकते हैं, आगे शादी हालों में, रेस्टोरेंटों में। तो वो डिपेंड करता है किस तरह से आप एज ए होलसेलर काम करते हैं। लेकिन ये है कि मिनिमम प्रॉफिट मार्जिन ये निकल रहा है और इससे कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी। हम आपको जस्ट एक आइडिया दे रहे हैं। तो इसका मकसद ये है कि काम बहुत से लोग कर भी रहे हैं, अगर आप करना चाहते हैं तो आप भी कर सकते हैं। क्योंकि टर्की अपनी डिमांड जो पूरी करने के लिए 40% अपनी डिमांड का वो चावल इंपोर्ट करता है। तो आप नॉन बासमती चावल भी टर्की में इंपोर्ट कर सकते हैं और बासमती चावल भी टर्की में इंपोर्ट कर सकते हैं और उसको फिर आगे होलसेल कर सकते हैं, या फिर बड़ी मार्केटों के साथ या मार्केट जो चेन्स होती हैं उनके साथ आप एग्रीमेंट करके उनको कांस्टेंट सप्लाई दे सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा बिजनेस है, इस हवाले से आप इसको फोकस कर सकते हैं। जो पाकिस्तान से चावल के एक्सपोर्टर हैं वो भी इस हवाले से काम कर सकते हैं, और जो ऑलरेडी लोग टर्की में रह रहे हैं
وہ ٹرکی کا ہول سیل کا بزنس یا چاول امپورٹ کر کے ٹرکی میں آگے بزنس جو ہے اس کا لوز شپمنٹ یا فل شپمنٹ کے حوالے سے وہ کام کر سکتے ہیں۔ جی سر بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر۔ جیسا کہ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ جو ہمارے پاکستانی بھائی پاکستان سے چاول کی ایکسپورٹ کا بزنس کر رہے ہیں، جی جی میں ان کے بارے میں جاننا چاہوں گا، ان کے لیے ترکی میں کیا سکوپ ہے؟ جی دیکھیں، آپ آلریڈی دیکھیں کہ پاکستان سے چاول مڈل ایسٹ میں، یورپ میں، رشیا میں، مختلف ممالک میں ایکسپورٹ ہو رہا ہے۔ جی سر بالکل۔ اور ٹرکی ایک نیو مارکیٹ ہے ہمارے باسمتی چاول کے لیے۔ پچھلے 3 4 سال 5 سال سے گریجولی ہر سال ہمارے چاول کی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے وہاں پہ۔ جی سر بالکل تو صحیح ہے۔ نان باسمتی چاول جو ہے اگر اس کی مارکیٹنگ کیجیے اور ساتھ ساتھ باسمتی چاول کی، تو اس وقت سپوز کریں کہ اگر ہم 100 کنٹینر دے رہے ہیں جی تو سر بعد بالکل میں صحیح ہے۔ یہ 500 یا 1000 کنٹینر تک بات جا سکتی ہے۔ اور ہماری کیونکہ جو پاکستان کی مور دین 60% ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں، جی سر تو بالکل صحیح چاول ہے۔ جو ہے وہ ہماری ایک بہت بڑی ایکسپورٹ ہے اور ایک ہمارے ملک کے لیے بہت اچھا زر مبادلہ کمایا جا سکتا ہے۔ جی سر بالکل صحیح۔ تو ٹرکی میں چاول کا بہت زیادہ پوٹینشیل ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ٹرکی جتنا چاول پروڈیوس کرتا ہے وہ اس کی ڈیمانڈ کا صرف 60% پورا کرتا ہے، 40% اسے ہر حال میں امپورٹ کرنا پڑتا ہے۔ تو اگر ہم پاکستانی اس کو نہیں دیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ انڈیا سے منگوائے گا یا ویتنام سے یا اسی طرح سے تھائی لینڈ سے یا دوسرے ممالک جو ہیں وہ اس گیپ کو پورا کریں گے۔ تو کیوں نہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں اور ہم یہ کام کریں۔ جی سر بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ یہ بات سر۔ میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ پاکستان میں کس قسم کا چاول ایسا ہے جو ترکی میں زیادہ کھایا جاتا ہے؟ جی ڈیفینیٹلی پاکستان میں دو چاول کی مین قسمیں، جیسے باسمتی چاول آپ کہہ لیں اور نان باسمتی چاول کہہ لیں۔ جی سر بالکل صحیح ہے۔ اب جو ٹرکی کے امیر لوگ ہیں تو وہ تو باسمتی چاول کھاتے ہیں، جی اور جو سر۔ ٹرکی کے غریب لوگ ہیں جو چھوٹے شہروں کے آپ لوگ کہہ رہے ہیں، وہاں پر جو ہے وہ نان باسمتی چاول بھی کھایا جاتا ہے، بہت جی سر۔ کوانٹٹی میں کھایا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمارا دونوں قسم کا چاول جو ہے وہ ٹرکی میں اس کا پوٹینشیل ہے، باسمتی چاول کا بھی اور نان باسمتی کا بھی۔ اور بالکل صحیح ہے۔ باسمتی میں جب ہم آتے ہیں تو ہمارا جو سیلا 1121 کائنات ہے، جی سر۔ 1121 اسپیشلی یہ ٹائپ کی بات کر رہا ہوں، یہی رشیا میں جاتا ہے، یہی یوکرائن جاتا ہے، یہی آذربائیجان آتا ہے اور یہی ٹرکی میں آتا ہے۔ جی سر بالکل تو صحیح ہے۔ بہت زیادہ کوانٹٹی میں 1121 کائنات سیلا جو ہے یہ آپ پاکستان سے امپورٹ کر سکتے ہیں اور اس کو پھر آگے ٹرکی میں اس کا ہول سیل بھی کر سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ جو ہے بڑے آرڈرز بھی یہاں پر لے سکتے ہیں سیمپلنگ کر کے اور آگے جو ہے اس کی مارکیٹنگ کر کے۔ جی سر بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ ویلکم۔ سر۔ میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ دنیا میں چاول کے امپورٹر ممالک کون سے ہیں؟ جی بہت اچھی بات ہے۔ بہت ہم شکریہ۔ مختلف ویڈیوز میں کوشش کرتے ہیں کہ ایک ٹو دی پوائنٹ نالج دیا جائے لوگوں کو، تاکہ اس سے اندازہ ہو کہ دوسری پوٹینشیل مارکیٹس کون سی ہیں۔ جی تو سر۔ اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان سے ایران میں بھی چاول جا رہا ہے، تو ایران جو ہے وہ امپورٹرز میں بہت بڑے لیول پر آتا ہے۔ اس کے بعد سعودی عربیہ ہے، اس کے بعد چائنا ہے، اس کے بعد امریکہ ہے، فرانس ہے، جرمنی ہے، اور ٹرکی ہے، رشیا ہے، یوکرائن ہے۔ تو ان میں سے جو رشیا ہے، یوکرائن، آذربائیجان اور ٹرکی، یہاں پر ہم اپنی سروسز بھی دے رہے ہیں ان 4 ممالک میں۔ اگر کوئی بندہ ان 4 ممالک میں فوڈ آئٹم یا ٹیکسٹائل آئٹمز کا کام کرنا چاہتا ہے تو ہمارا بائنگ ہاؤس ہے، اس حوالے سے بھی ہم سروسز دیتے ہیں، سیمپل اپروول کروانا، پری شپمنٹ انسپیکشن، پیمنٹ گارنٹیز، آپ کو آرڈرز جو ہے لے کے دینا، اور اسی طرح سے آپ کے لیے بائرز ڈھونڈنا، تو وہ ہم کمیشن بیسڈ سروسز آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں۔ تو اس میں ایران ہے، سعودی عربیہ، چائنا، یو ایس اے اور فرانس، جرمنی، ٹرکی، رشیا اور یوکرائن، یہ سارے ممالک جو ہیں کوانٹٹی میں چاول امپورٹ کرتے ہیں اور آگے جو ہے کنزیوم کرتے ہیں۔ جی سر بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر۔ میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ دنیا میں چاول کے ایکسپورٹر ممالک کون سے ہیں؟ جی بالکل، آپ دیکھتے ہیں کہ چائنا دنیا میں چاول کا، نان باسمتی چاول کا آپ کہہ لیں یا چاول کا جو ہے بہت بڑا ایکسپورٹر ہے۔ جی سر بالکل اس کے صحیح بعد ہے۔ انڈیا آ جاتا ہے، اور اس کے بعد پاکستان جو ہے، اور اسی طرح سے تھائی لینڈ ہے، ویتنام ہے، انڈونیشیا، ایجپٹ ہے۔ تو اس میں آپ نے دیکھا چائنا، انڈیا، پاکستان، تھائی لینڈ اور اسی طرح ویتنام ہے، انڈونیشیا، ایجپٹ ہے۔ تو پاکستان جو ہے دنیا کے ان چند ممالک میں سے ایک ہے جہاں سے بہت کوانٹٹی میں جی چاول سر۔ ایکسپورٹ ہوتا ہے، اور ہماری میجر ایکسپورٹ جو ہے باسمتی چاول کی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نان باسمتی چاول افریقہ میں بھی کرتے ہیں اور دوسرے ممالک میں بھی ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ تو ٹرکی میں دونوں قسم کا چاول ایکسپورٹ ہو سکتا ہے پاکستان سے، باسمتی بھی اور نان باسمتی بھی۔ جی سر بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر آپ کا۔
सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या आपकी कंपनी एक्सपोर्टर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करती है? जी डेफिनेटली हमारा बाइंग हाउस है, तो इसमें हमारे पास इंपोर्टर्स भी रजिस्टर्ड होते हैं, एक्सपोर्टर भी रजिस्टर्ड होते हैं। जी सर। अब सपोज करें टर्की में जो चावल के इंपोर्टर्स हैं, तो उन्हें अगर चावल चाहिए तो वो हमारे से रब्ता करते हैं। इसी तरह से जो पाकिस्तान में एक्सपोर्टर हैं, जी सर। उन्हें अगर बायर ढूंढना होता है तो वो हमसे रब्ता करते हैं। तो हम जो है, हमारा ये मकसद होता है कि हम कमीशन बेस्ड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हम अपने जो एक्सपोर्टर्स हैं उनसे सैंपल लेकर उसकी सैंपल की अप्रूवल करवाते हैं। जी सर। और उसके बाद जब आप प्राइस पे एग्री हो जाते हैं तो फिर जो है टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड होती हैं। जी सर बिल्कुल और ठीक है। उसके बाद फिर हम प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन और पेमेंट है गारंटी की सर्विसेज देते हैं। तो रशिया में तो जो है वो बहुत से इश्यूज हैं, यूक्रेन है, रशिया है, आज़रबाईजान है, यहाँ पर बैंकिंग सिस्टम इतना एक्टिव नहीं है, लेकिन टर्की में ऐसा इशू नहीं है। जी तो सर। जो एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स जो है एक दूसरे के साथ बैंक्स के थ्रू काम नहीं कर सकते, या किसी तरह का कोई इशू आता है, तो वो हमारी सर्विसेज ले लेते हैं। हम अपना जो है वो 10% लेते हैं पर सर्विस। जो है अगर आपने हमारे से पेमेंट गारंटी भी लेनी है, प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन है, उसके अलावा सैंपल अप्रूवल है, ऑर्डर प्रोसेसिंग है, तो ये हम टोटल जो मुनाफा है, शुरू में कंसल्टेंसी के हम चार्जेस नहीं लेते। बिल्कुल ठीक है सर। जो मुनाफा आएगा शिपमेंट का पूरे ऑर्डर का, उस मुनाफे का हम 30% चार्ज करते हैं। जी सर। और हम आपको ये सारी सर्विसेज 70% आपका, 30% हमारा, और हम आपको समझ लें हम आपके लोकल पार्टनर बन जाते हैं। जी सर बिल्कुल सही तो है। आप अगर टर्की में काम करते हैं, रशिया में करते हैं, यूक्रेन में करते हैं, तो सिर्फ शिपमेंट अगर आप हमारे से प्रोसेस करवाते हैं तो 30% हम चार्ज करेंगे। जी सर बिल्कुल और सही वो है। भी मुनाफे का चार्ज करेंगे। जो आपको मसलन सपोज करें आपको $7,000 मुनाफा आता है, तो 70% प्रॉफिट आपका, 30 हमारा। जी सर। ये है। लेकिन दूसरी टर्म्स में अगर आप हमारे साथ सेल बेसिस पे काम करते हैं कि सप्लाई आपकी हो और हम उसको सेल्स करें, जी सर। तो जब हम सेल्स करेंगे तो उस सूरत में 50-50 होगा, जो मुनाफा होगा वो 50-50। बिल्कुल ठीक हो गया सर। इसमें दोनों में दो दो फर्क है कि इसमें देखें, एक तो ये है कि थर्ड पार्टी बायर है और आप सप्लायर हैं, हम बीच में जो है आपको सिर्फ फैसिलिटेट कर रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में हम 30% लेते हैं सारी ऑर्डर को। सैंपल शिपमेंट जो है उसका सैंपल अप्रूवल करवाना, उसके अलावा पेमेंट गारंटी है, उसके अलावा प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन है, और पूरे ऑर्डर का जो है वो हमने टेक ओवर करना होता है। तो आप सप्लाई कर रहे हैं और ये पार्टी, आप एक्सपोर्टर हैं, ये इंपोर्टर है, हम बीच में फैसिलिटेटर आ जाते हैं। तो ऐसी सूरत में 30% हम चार्ज करेंगे मुनाफे का। लेकिन अगर आप हमारे साथ ऐसे काम करना चाहते हैं कि आप जो है सप्लाई दे रहे हैं और हम, हमारा सेल्स का नेटवर्क है, यानी मार्केटिंग भी हम करते हैं, वेयर हाउस भी हमारा है, कंपनी भी हमारी है, स्टाफ भी हमारा है, सेल्स हम ही कर रहे हैं, पूरा ओवरऑल सिस्टम को यहाँ पर हम मैनेज कर रहे हैं और आप उधर से सप्लाई कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में सप्लाई आपकी होगी, सेल्स हमारी होंगी, सारा सेटअप हमारा यूज़ होगा। तो उसमें जो मुनाफा आएगा इस पूरे सिस्टम में, तो वो 50% आपका होगा, 50% हमारा होगा। क्योंकि आप देखें हमारे वेयर हाउस के अखराजात हैं, हमारे स्टाफ के अखराजात हैं, मार्केटिंग है, सैम्पलिंग है, और फिर वो सारा प्रोसेसिंग है। तो वेयर हाउस के देने के बाद, स्टाफ को सैलरीज देने के बाद, और पूरा सिस्टम की पेमेंट करने के बाद, सपोज करें हमने जो 50% आपसे मुनाफा लिया उसका 30% तो इन्हीं सारी पेमेंट्स में चला जाएगा, हमें सिर्फ 20% बचेगा, और इतना तो हमारा हक बनता है। तो आपको जो है फिर भी 50% बच रहा होगा। तो इसका मतलब ये है कि हमें 20 बचा और आपको 50 बचा। तो अगर आप सेल बेसिस पर हमारे साथ काम करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। फिर भी हम इन 4 ममालिक में जहाँ पर हमारा सेटअप है, टर्की में है, यूक्रेन में है, रशिया में है, और आज़रबाईजान में है, इन 4 ममालिक में हमारा सेटअप है। इन 4 ममालिक में अगर आप काम करना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम। हम आपको, पाकिस्तान में हमारा ऑफिस है माल्टन लिंक रोड पर, पाकिस्तान में ही हम आपके साथ एग्रीमेंट करेंगे, और वहाँ से फिर हम आपके साथ फर्दर जो है निगोशिएट करने के बाद, टर्म्स एंड कंडीशन पर एग्री होने के बाद आगे काम कर सकते हैं। जी सर बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने बहुत कीमती मालूमात दी। यू वेलकम। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी अगली वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।